हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल दीपक पीसीएम क्लासेस में। आज का मेरा टॉपिक है धातु और अधातु। आज धातु और अधातु के बारे में रोज अच्छी से जानेंगे। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, धातु का गुण, धातु पहचानने का नियम, आज सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा क्या है, धातु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह एक सिरा से दूसरे सिरा तक आसानी पूर्वक हो जाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, वैसा पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ हो, उसमें अगर एक सिरा से दूसरे सिरा तक आवेशों का प्रवाह हो जाएगा तो वो क्या होता है, धातु कहलाता है। जैसे में ले लेते हैं, जैसे में है सोडियम, एल्युमिनियम, फेरस, पोटेशियम, सोना और क्या, चांदी, सिल्वर। ठीक है, धातु के गुण। ठीक है, धातु का गुण पहला में होता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होता है कि धातु किस अवस्था में रहता है ये हम जानते हैं। तो धातु किस अवस्था में रहता है, धातु हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है बाबू, ठोस अवस्था में रहता है। और इसमें एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में रहता है। वो कौन है, अपवाद में एक पारा है जो द्रव अवस्था में रहता है। या कमरे के, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, पारा है। पारा एक धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन हमारा जो धातु है वो किस अवस्था में रहता है बाबू, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, और अधातु जो है वह गैस और ठोस अवस्था में रहता है, गैस और ठोस अवस्था में रहता है। इसमें भी एक अपवाद होता है बाबू, जो द्रव अवस्था में रहता है वो क्या है, ब्रोमीन है। क्या है बाबू, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन मेरा क्या है, ब्रोमीन मेरा अधातु है जो किस में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन मेरा क्या है बाबू, ब्रोमीन मेरा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, पारा। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पदार्थ पूछेगा बाबू तो पारा और ब्रोमीन दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन धातु अधातु में तुलना कर देगा तो धातु पारा हो जाएगा और अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। तो अधातु किस अवस्था में रहता है जी, तो गैस और ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन एक अपवाद में होता है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रंग। धातु का रंग कैसा होता है ये हम जानेंगे। तो धातु का रंग कैसा होता है, तो धातु का रंग होता है भूरा और चांदी जैसा सफेद होता है। ठीक है, भूरा और चांदी जैसा सफेद होता है। लेकिन अपवाद में दो ऐसा धातु है जिसका रंग इससे अलग होता है, वो है सोना और तांबा होता है। सोना और तांबा होता है। ठीक है, तो इसका जो रंग होता है सोना का वो पीला होता है। सोना का रंग कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन तांबा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और बाकी सभी धातुओं का रंग कैसा होता है, सफेद और भूरा होता है। सभी धातु का रंग कैसा होता है जी, सफेद और भूरा होता है। लेकिन सोना और तांबा जो अपवाद में है उसका रंग होता है पीला और लाल होता है। ठीक है, तो सोना का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तांबा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और सभी धातुओं का रंग कैसा होता है, भूरा और सफेद होता है। और पूछेगा अधातु का रंग कैसा होता है जी, तो अधातु में लिखेंगे अधातु का रंग, इसका कोई रंग नहीं, अधातु का कोई रंग नहीं होता है। वो गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में रहता है, उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन धातु का रंग कैसा होता है, भूरा और सफेद होता है। सभी धातु का रंग भूरा और सफेद होता है। लेकिन दो धातु है जो अपवाद में होता है, सोना और तांबा, उसका रंग लाल और तीसरा होता है। तीसरा क्या बता रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं घनत्व। धातु का घनत्व कैसा होता है, तो धातु का जो घनत्व होता है वो हमेशा उच्च होता है। अधिकांश धातुओं का घनत्व उच्च होता है। कैसा होता है बाबू, उच्च होता है। और जो धातु का घनत्व निम्न होगा वो हल्की धातु कहलाएंगे। यानी जिन धातुओं का घनत्व निम्न होगा वो क्या कहलाता है, हल्की धातु कहलाता है। ठीक है, परंतु सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है वह क्या कहलाता है, भारी धातु कहलाएगा। ठीक है, भारी धातु कहलाएगा। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाले धातु होते हैं वो हल्की धातु कहलाते हैं। जैसे में ले लेते हैं पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब क्या है जी, हल्की धातु है।
क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। ठीक है, और क्या कहता है, धातु धन आयन प्रदान करता है। क्या करता है वो, धन आयन यानी प्लस का चिन्ह, और अधातु होता है वो ऋण आयन प्रदान करता है। अधातु है वो ऋण आयन प्रदान करता है। ठीक है, धातु धन आयन प्रदान करते हैं, अधातु ऋण आयन प्रदान करते हैं। धन आयन मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वो क्या कहलाता है, धन आयन कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, ऋण आयन कहलाता है। इससे दो क्वेश्चन, तो धातु धन आयन तो कहलाएंगे और अधातु ऋण आयन कहलाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है बाबू, इससे दो क्वेश्चन निकला, धातु हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, हल्की धातु पूछेगा, बताएंगे ना। हल्की धातु, जिन धातु का घनत्व निम्न होगा वो हल्की धातु कहलाएंगे। जैसे में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में से क्या है जी, ये सब हल्की धातु हैं। और धातु क्या करता है, धन आयन प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धन आयन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ऋण आयन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, तो अधातु करता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है जी, अधातु कहलाएगा। तो अधातु कैसा होता है, ऋण आयन होता है। ये क्या करता है, अधातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। आज समझ में कहलाएगा, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, वही मेरा क्या कहलाएगा, धातु ही चमक कहलाएगा। जैसे में सोना ले लेते हैं, क्या, सोना ले लेंगे, और क्या ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं। ये सब क्या हो गया, सोना और चांदी। और ले लेते हैं लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होगा, धातु ही चमक इस समय पाया जाएगा। तो धातु ही चमक पाया जाएगा तो सोना चांदी क्या हो गया, मेरा धातु कहलाएगा। अब देखो, अपवाद में कुछ अधातु भी हैं जिसमें चमक पाई जाती है। अपवाद में, एक अपवाद में क्या होता है जी, अपवाद में ग्रेफाइट है। क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसे अपवाद में रखा गया। किस में रखा गया, अपवाद में। पूछेगा कौन सा अधातु है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तो कौन होता है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट देखा है, देखो पेंसिल हम लोग बचपन में लिखे थे, तो पेंसिल में जो नुकीला होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, वही ग्रेफाइट मेरा हो गया, तो उसमें चमक पाया जाता है ना। हाँ, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि ये दोनों अधातु है। ये अपवाद में रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे, उष्मा का चालन। क्या, उष्मा का चालन, उष्मा का चालन क्या बताए थे, जो उष्मा का फ्लो करता है, यानी जिसमें उष्मा प्रवाहित होती है वो मेरा धातु कहलाएगा। जैसे में लोहा ले लेंगे, ऐसे सोना चांदी भी हो सकता है, लेकिन लोहा और एल्युमिनियम ले लेते हैं। क्या, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का संकेत एल होता है। ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं, तो ये दोनों में क्या होता है, उष्मा का चालन होता है। ठीक है, अपवाद में एक और है, अपवाद में क्या है, अपवाद में एक और धातु अधातु है, सॉरी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है अपवाद में, जिसमें उष्मा का चालन पाया जाता है। ठीक है, जो उष्मा का चालन करता है। ठीक है, तो ये अपवाद में होगा उष्मा का चालन ग्रेफाइट। ठीक है, को पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा अधातु है जिसमें उष्मा का चालन होता है, तो ग्रेफाइट। क्या मारेंगे, ग्रेफाइट मारेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बताए हैं, उष्मा का चालन हो गया, धातु ही चमक हो गया, और क्या, विद्युत चालन, विद्युत चालन। आज लंबी क्लास नहीं चलेगे, सिर्फ शॉर्ट में आज बता देंगे कुछ। उस विद्युत चालन में क्या आ जाएगा, सारा धातु आ जाएगा, सोडियम भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे, और क्या, एल्युमिनियम ले लेंगे। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इस सब में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद क्या है जी, ग्रेफाइट। इसमें भी एक अपवाद है जो ग्रेफाइट है, ये क्या करता है, इसमें भी विद्युत का चालन होता है ग्रेफाइट में। इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है,
कौन होगा? ग्रेफाइट होगा। सही आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। इसे क्वेश्चन निकलेगा। क्या क्वेश्चन निकला? एक धातुई चमक, उष्मा का चालन, विद्युत का चालन, इसे क्वेश्चन बना लेगा ना। हाँ, ग्रेफाइट जो है वो अधातु है लेकिन विद्युत का चालन करता। ग्रेफाइट जो अधातु है लेकिन उष्मा का चालन करता। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन क्या? धातुई चमक होती है। और आयोडीन में भी धातुई चमक होती है। तो पूछेगा वह दो अधातु का नाम बताएं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। कौन कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट और आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर तन्यता। तन्यता में क्या होता है बाबू? तन्यता में कोई तार को खींचकर लंबा किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी धातु को खींचकर या पीटकर लंबा किया जाता है, उसे में तन्यता पाया जाता है। तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा तन्यता किसमें पाया जाता है? सोना और चांदी में। सोना और चांदी, याद कर लेगा बाबू ध्यान से। सोना और चांदी में क्या सबसे ज्यादा तन्यता पाया जाता है? सोना और चांदी में। अगर ये दोनों में भी बोले कि सोना में ज्यादा पाया जाएगा या चांदी में, तो सबसे ज्यादा मेरा सोना हो जाएगा। सोना बता देते हैं, 1 ग्राम सोना से मेरा बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है। लंबा तार खींचा जा सकता है। वो तो 1 ग्राम कितना कितना होता है जी? एकदम छोटा होगा, एकदम थोड़ा सा होगा ना 1 ग्राम। हाँ, 1 ग्राम से लंबा तार, बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना इसमें सोना में तन्यता पाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में पाया जाता है? कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा। अगर सोना नहीं दिया रहे और चांदी दिया रहे तो चांदी मार लेंगे। हाँ, चांदी मार लेंगे। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ये सबके ले लो। 4 पॉइंट बता दिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? आघातवर्धनता। आघातवर्धनता मतलब क्या होता है? कोई भी धातु को पीट कर उसका चादर बनाया जाता है। चादर यानी पतले पतले में उसको परिवर्तित किया जाता है। जैसे में चांदी को, इसमें आ जाएगा चांदी, एल्युमिनियम और क्या? फेरस आ जाएगा। फेरस मतलब लोहा। चांदी का देखा है, चांदी को पीट पीट कर इतना पतला बनाया जाता है कि मिठाई के ऊपर लगाया जाता है। मिठाई के ऊपर जो परत लगा रहता है उजला उजला जी, वो क्या चीज का रहता है? चांदी का रहता है। तो इसकी आघातवर्धनता ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें भी सोना आएगा, तो सोना का भी आघातवर्धनता सबसे ज्यादा आएगा। क्या जी? सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा सोना का होगा आघातवर्धनता। किसका? सोना का। एल्युमिनियम का देखा है, खोना पैक करते समय जो क्या बोलते हैं, पैक करने का जो नाश्ता पैक किया जाता है, जो खोना बना रहता है, वो किसका उपयोग रहता है? एल्युमिनियम का रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनता किसमें जी? सोना में। और सबसे ज्यादा तन्यता किसमें? सोना में। ये दोनों हो जाएगा सोना में। आघातवर्धनता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तन्यता। 5वां, उसके बाद क्या? कठोरता। क्या? कठोरता। देखो बाबू, कुछ धातु मुलायम होती है और कुछ धातु कठोर होती है। जैसे में मैग्नीशियम को ले लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मुलायम धातु होती है। लेकिन फेरस को ले लेंगे, एल्युमिनियम को ले लेंगे, ये सब क्या है? कठोर होती है। ठीक है, और ये सब क्या है? मुलायम धातु है। तो सभी धातु की कठोरता एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातु मुलायम होती है तो कुछ धातु कठोर होती है। ठीक है, आज समझ में। हाँ, कुछ धातु मुलायम होती है तो कुछ धातु कठोर होती है। जैसे हम ले लेंगे फेरस, फेरस और एल्युमिनियम क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन सोडियम मैग्नीशियम क्या होता है? मुलायम होता है। आज समझ में। और क्वेश्चन पूछेगा, बता देगा ना। हाँ, पूछेगा चांदी में, चांदी सबसे ज्यादा कठोर होगा या सोना? सबसे ज्यादा कठोर कौन हो जाएगा जी? चांदी हो जाएगा। किसको मारेंगे? चांदी मारेंगे। फेरस, एल्युमिनियम। और जबकि मुलायम में कौन आ जाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम। आज समझ में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। धातु की चमक बता दिए, उष्मा का चालन बता दिए, तन्यता बता दिए, आघातवर्धनता बता दिए, कठोरता बता दिए, और कुछ बता दिए। हाँ, इसमें अपवाद में है। अपवाद में कौन है जी? अपवाद में 2 धातु है, एंटीमनी और बिस्मथ क्या है? अपवाद में है। जिसे पीटने पर क्या होता है जी? ये पीटने पर, इसे पीटने पर क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। याद कर लेगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कौन सा धातु है जिसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है? कौन है जी? एंटीमनी और बिस्मथ है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले इसको। एक और बता देते हैं, पॉइंट नंबर 7, धात्विक ध्वनि। क्या जी? धात्विक ध्वनि।
धात्विक ध्वनि में क्या होता है जी, वैसा पदार्थ जिसने पिटने पर या फिर चोट मारने से उसमें क्या एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी वॉइस उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, वही मेरा क्या कहलाएगा, धात्विक ध्वनि कहलाएगा। वैसा पदार्थ याद कर लेगा, वैसा पदार्थ जिसे पीटने पर या चोट मारने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, वही मेरा क्या कहलाएगा, धात्विक ध्वनि कहलाएगा। जैसे मैं एल्युमिनियम पर क्या करते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है जी, हाँ विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। चलो आगे देखते हैं। लगभग सभी धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, और जिन धातुओं का घनत्व निम्न होगा बाबू, निम्न होगा, जिन धातुओं का घनत्व निम्न होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, हल्की धातु कहलाएगा। क्या, हल्की धातु कहलाएगा, हल्की धातु। जैसे हम ले लेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, हल्की धातु है। इसका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। तो हम बताए हैं जिन धातुओं का घनत्व उच्च होता है वो कठोर यानी भारी धातु कहलाएगा, और जिन धातुओं का घनत्व निम्न होगा यानी हल्की धातु कहलाएगा। यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का घनत्व निम्न होता है, वो कैसी धातु है, हल्की धातु है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी तत्व एक ले लेते हैं, एक तत्व का नाम बताओ। चलो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम। तुम लोग का परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा कम से कम 30 तक, 30 तक परमाणु संख्या याद कर लो, तभी क्लास अच्छा से कर पाएगा। ठीक है, क्या ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 11 होता है। ध्यान से देखेगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, और तीसरा कक्षा में कितना बच गया, देखो 8 2 10, कितना बच गया 11 लाने के लिए, एक बचा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहां से क्या निकलता है, ये सर क्यों बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं क्यों, क्योंकि धातु को पहचानने का नियम था और अधातु का पहचानने का नियम अभी हम बताने वाले हैं। धातु का पहचानने का नियम क्या होता है, 1 2 3, और अधातु का पहचानने का नियम 5 6 7। यानी क्या होता है जी, धातु जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सोडियम क्या हमको तो पता नहीं ना, सोडियम धातु या अधातु हमको पता नहीं है। सोडियम इतना पता है कि सोडियम मेरा क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। हाँ, तो जिस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसका अंतिम कक्षा यानी संयोजिक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा इसको बोलेंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को बाबू। तो अंतिम कक्षा यानी संयोजिक इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 आए, 1 2 3 आए, वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। 1 2 3 आए वो धातु कहलाएगा। और जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5 6 7 आए, 5 6 7 आए, वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। इसका भी बता दे रहे हैं। धातु तो पहचान लिया बाबू, अधातु भी पहचान लेगा। अब क्या है, उपधातु है। बोलेगा उपधातु कैसे पहचानेंगे सर, तो उपधातु पहचानने का क्या है, 1 2 3 आ रहा है तो धातु, 5 6 7 आ रहा है तो अधातु। अब बीच में क्या मेरा रह गया, 4 ना। हाँ, तो जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 आए वही मेरा क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। आज समझ में। एक और ले लेते हैं तत्व ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाबू 8 होता है यानी 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है संयोजिक इलेक्ट्रॉन, 6 आ रहा है। तो बताओ 6 किसमें बताए थे, 5 6 7 आए तो अधातु, यानी ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन कितना, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5 आएगा। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है। लास्ट में कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 3। तो 3 क्या होगा, धातु होगा। तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा मेरा, धातु हो जाएगा। तो धातु, अधातु और उपधातु पहचान लेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। पहचानने का नियम है, धातु का 1 2 3, अधातु का 5 6 7, उपधातु का यहां पे लिख देते हैं उपधातु का 4।
एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्या था, सोडियम मेरा एक धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी Na+O2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, Na2O। क्या बनाएगा, Na2O। अब बताएगा, बोलेगा सर 2 यहाँ पे था और इस पर चला गया, क्यों, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका क्या होता है। इसके लिए तुमको संयोजकता वैलेंसी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो याद हो जाएगा ना, क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु करके क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह एक और लेते हैं, Mg+O2, क्या बनाएगा बाबू, MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो समझ में आया, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। धातु के ऑक्साइड जल में घुलने पर क्या बनाता है जी, क्षार बनाता है। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और धातु का ऑक्साइड अगर जल में घुलेगा तो वो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे में एक अधातु का नाम बताओ, कार्बन क्या है जी, अधातु है। कार्बन+O2 बनाएगा तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह H2+O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है। देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है जी, 1 होता है। लास्ट में एक आ रहा है ना, और धातु पहचानने का नियम क्या बताए थे, 1। तो हाइड्रोजन धातु होगा, अधातु। तो तुम लोग कहेगा बताने के ट्रिक के माध्यम से धातु होगा हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को याद करना पड़ेगा बाबू। हाइड्रोजन कैसा तत्व है, धातु है, सॉरी अधातु है। हाइड्रोजन कैसा है, अधातु है। और ये अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो अब बोलेगा अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं जी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसे, भास्मिक होते हैं। और धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, क्षार बनाता है। क्या बनाता है, क्षार बनाता है। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। समझ में, हाँ। अम्ल का पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। और उदासीनता का मान क्या होता है, पीएच मान उदासीनता का 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। याद कर लेगा, इसको भी याद कर लेगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीनता का पीएच मान 7 के बराबर होता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा। इसी तरह एक ले लेते हैं Mg+H2O, क्या बनाएगा, MgOH का हॉल्ट वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। आज समझ में, हाँ। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 यहाँ कैसे आ गया, यहाँ 2 काहे नहीं आया, तो एक बार कमेंट में बता देगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जल से अब धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है और क्या, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। याद कर लेगा। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यानी धातु एक अम्ल का नाम बता दो, जल्दी से एक अम्ल का नाम बता दो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल का नाम भी याद कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर जिसको अम्ल का नाम चाहिए या फिर सूत्र चाहिए वो कमेंट में बताएगा, उसको पीडीएफ के बाद मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उसको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी, लवण बनाता है। लवण यानी NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्या बनाता है, क्या बोले, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ठीक है। आगे देखेगा, लवण अम्ल पहचानने का नियम क्या है, किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन रहे, सिर्फ हाइड्रोजन रहे तो अम्ल होगा, और किसी भी यौगिक में ना हाइड्रोजन रहे ना हाइड्रोक्साइड रहे वो लवण कहलाएगा, और किसी भी यौगिक में हाइड्रोक्साइड रहे यानी NaOH OH रहे तो वो क्षार कहलाएगा। H रहे तो अम्ल, OH रहे तो क्षार, और कुछ ना रहे तो लवण।
ठीक है, चलो आगे। पोटेशियम अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। चलो आगे देखते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करा दिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए, अम्ल से भी अभिक्रिया करा दिए। अब अधातु का बारी है, अधातु के देखते हैं। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु अधिकांश धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है जो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत केबलों में किया जाता है, विद्युत केबलों में किया जाता है। और ये भी साथ में याद रखेगा बाबू, विद्युत केबलों में किसका उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का किया जाता है। और दूसरा क्या बताएं, जेवर बनाने में किया जाता है, क्या, जेवर बनाने में किया जाता है। जेवर निर्माण में लिखेंगे, जेवर निर्माण में किया जाता है, किसका, धातु का। तो जेवर निर्माण में किसका उपयोग होता है, सोना और चांदी का उपयोग होता है जेवर निर्माण में। सोना और चांदी का उपयोग जेवर निर्माण में किया जाता है। और क्या है, और होता है उर्वरक बनाने यानी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। सॉरी, दवाइयाँ बनाने में धातु का उपयोग नहीं किया जाता, अधातु का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता। और किस में किया जाता है जी, पुलों के निर्माण में किया जाता है, क्या, पुलों के निर्माण में किया जाता है, पुलों के निर्माण में किया जाता है, पुलों के निर्माण में किया जाता है। यानी धातु का उपयोग पुलों के निर्माण में किया जाता है, विद्युत केबलों में किया जाता है, जेवर निर्माण में किया जाता है, और बहुत से उपयोग में भी किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और गंधक का उपयोग किया जाता है, क्या, दवाइयाँ बनाने में। गंधक मतलब समझ में आता है, सल्फर, तो सल्फर का दूसरा नाम ही गंधक होता है। तो दवाइयाँ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन और गंधक का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट में हो जाएगा क्या मेरा, दूसरा पॉइंट में यूरिया यानी खादों के निर्माण में भी किया जाता है, उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, यानी उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक मतलब समझ में नहीं आ रहा, खाद देखा ना, खाद, हाँ, तो उर्वरकों को इसको बोलेंगे, उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। तो उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है जी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन देखा है नहीं, तो यूरिया देखता है, यूरिया जो खाद होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। तो उर्वरकों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बता देते हैं। टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन में भी क्या, टिंचर आयोडीन क्या है जी, अधातु है। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, घावों को ठीक करने में किया जाता है। अगर घाव हो गया जी या फिर कट छट गया है तो उसको ठीक करने के लिए, घावों को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टिंचर आयोडीन का उपयोग करते हैं। टिंचर आयोडीन याद कर लेगा बाबू, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे। घावों को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टिंचर आयोडीन। और क्या किया जाता है जी, और किस विष, चूहा के विष बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, फास्फोरस के, यानी चूहा का जो विष रहेगा उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो याद कर लेगा ना, धातु का उपयोग सब पूछेगा तो बता देगा ना। चलो ठीक है, क्या बताए हैं, दवाइयों को बनाने में नाइट्रोजन और गंधक का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों के निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और फास्फोरस का भी उपयोग किया जाता है इसमें जी, याद कर लेगा। फास्फोरस का भी उपयोग किया जाता है। और घावों को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टिंचर आयोडीन का। और चूहा विष बनाने में किसका उपयोग, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो उपयोग भी इतना लिख देगा, नंबर फुल मिलेगा। धातु का उपयोग लिख देगा, फुल नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा धातु विद्युत केबलों में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बता चुके हैं विद्युत केबलों में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ले लो इसको एक बार स्क्रीनशॉट पढ़ लेना। चलो अब बाकी क्लास नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज कुछ ट्रिक बता देते हैं मैथ में, ठीक है, रेगुलर एक न एक ट्रिक मैथ में बताएंगे। देखो
क्या ट्रिक है जी, किसी भी संख्या में अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना भी लंबर है 2 4 6 7 8 9, लास्ट में सिर्फ पहला अंक देखेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो लास्ट वाला जो अंक है तो उसको देखेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 5 से डिवाइड हो रहा है लास्ट वाला जी, नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे गुना में इसका दोगुना लिखेंगे, इसका दोगुना लिखेंगे यहाँ पे गुना में, और क्या लिखेंगे, इसका 1 गुना लिखेंगे, और यहाँ पे 1 गुना 10 से का 10 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 काट देंगे। अब ये से ये नहीं काटना, ठीक है, नहीं काटेंगे। अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी इधर से करेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 4, 4 आ गया, यहाँ 10 आया, तो कितना जीरो है जी, 1 जीरो है, तो यहाँ 1 जीरो बैठ जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आएगा। अब देखो करके देख लो, इतना ही आंसर आ जाएगा। देखो 2 3 4 5, ये 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे लास्ट वाला अंक क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो आसानी पूर्वक हो जाएगा जी। 5 चौको 20, 3 बचा, तो 5 छके 30, 4 बचा तो 9 बचे 45, ये से ये कट गया, क्या आ जाएगा मेरा 469। लेकिन अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 3 6 7 8 9 7, ये 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे 5 7 से डिवाइड हो रहा है जी, लास्ट वाला अंक देखेंगे, तो 5 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं ना, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे ऊपर में 10 और इसका 1 गुना लिखेंगे। ठीक है, जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 काट दिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ नहीं काट देना, इसको सही रह देंगे। अब इसको पहले गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी इधर से करते हैं, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 7 दूनी 4 होता है। अब यही 4 होगा तो 10 आएगा। तो अब क्या बताते थे, 10 से डिवाइड करें तो एक पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, एक अंक के बाद 1 जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा 473579.4, यही मेरा आंसर आ जाएगा। आज समझ में बाबू, ये समझ में आया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।